चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अभी तक मैंने आपको जितना इस चैप्टर में पढ़ाया हूँ ना, उस चैप्टर को आप इस तरीके से पढ़ना कि जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी बाहर का नहीं आएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछ सकता है वो आपसे, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? तो दिक्कत मत लेना, बिल्कुल भी कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो, एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन की बेसिक मीनिंग तो आप लोगों को पता चल चुकी थी। प्रोडक्शन इज ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन इज ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, प्रोडक्शन किसका फंक्शन है? अगर मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, मतलब किसकी वजह से प्रोडक्शन होता है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है? तो बोलिए, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ कौन सी दो चीज़ें मिलेंगी जिससे प्रोडक्शन, हम जिसको प्रोडक्शन कहेंगे? सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान देना मैं कुछ लिख रहा हूँ, फिजिकल इनपुट यानी आपके फैक्टर्स, एंड जब वो कन्वर्ट होते हैं काय में, फिजिकल आउटपुट। फिजिकल मतलब टेंजिबल, यानी उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो दिखती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। तो जब वो इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, मशीन, जब वो कन्वर्ट होते हैं काय में, फिजिकल आउटपुट में, फिनिश गुड्स में, हम उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन। क्या लिखा है देखो उसमें, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है मेरे बच्चों जहां पर फर्म के स्केर्स रिसोर्सेस यानी कि इनपुट आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, and the output that result from the use of these scarce resources. So more specifically, it states technological relationship between, एक रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में, है कि नहीं है? तो एल्जेब्रिकली अगर इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, समझने की कोशिश करना। आउटपुट किस पर डिपेंडेंट है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। आउटपुट खुद से पैदा नहीं होगा। अगर रॉ मटेरियल होगा तो आउटपुट पैदा होगा, मशीन होगी तो आउटपुट पैदा होगा, लेबर होगा तो आउटपुट पैदा होगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। और इनपुट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हर इनपुट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उनकी अपनी खुद की खासियत है। ठीक है ना? ओके, आउटपुट इज फुल्ली डिपेंड अपॉन इनपुट एंड इनपुट्स आर इंडिपेंडेंट, है ना? इररिस्पेक्टिव, एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंड नहीं है। ओके, इक्वेशन क्या है? Q इक्वल्स टू एफ ए बी सी डी डॉट 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 एन। Q मतलब रेट ऑफ आउटपुट, कितना आपको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, वो इनपुट इंडिपेंडेंट भी इसलिए बोला बिकॉज आउटपुट बने ना बने, आपको लैंड पे इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, आपको मशीन तो ला के रखनी पड़ेगी ना दुकान में। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी लॉकडाउन में पूरे प्रोडक्शन बंद थे, फिर भी लोग मशीन को मेंटेन तो कर रहे थे। कुछ लेबर्स को तो हायर करके रखा होगा, सबको तो नहीं निकाल सकते आप, है ना? ये जो ए बी सी डी है ना, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब इसमें दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे, वहां लिख लेना। फिक्स फैक्टर भी आ जाएगा और वेरिएबल भी आ जाएगा। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें 12th में पढ़ाई थी, तो बहुत सारे बच्चों को क्लियर होगा, देखना है। फिक्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, जिनको हम रोज रोज चेंज नहीं करते हैं, है ना? एक बार इन्वेस्टमेंट किया, आपको लॉन्ग टर्म पे रिटर्न मिलेगा। और वेरिएबल मतलब जो पूरी तरीके से आउटपुट पे बेस्ड है। अगर गुड्स बनेंगे तो मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, गुड्स बनेंगे तो मैं लेबर को हायर करूंगा। मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। गुड्स बनेंगे तो बिजली जलेगी, गुड्स बनेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, है ना? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, वेरिएबल फैक्टर्स जो होता है। अब आपने भी लॉकडाउन में सुना होगा कि जो कंपनियां बंद हुई, यानी जो कंपनियों के प्रोडक्शन बंद हुए टेम्पररी फेजेस के लिए, उन्होंने लेबर को काम से निकाला, उन्होंने मशीनों को काम से नहीं निकाला, उन्होंने लैंड को काम से नहीं निकाला। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ अजम्पशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन है प्रोडक्शन किसका फंक्शन है, तो आपको आंसर क्या लिखने वाले हो आप लोग? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। तो तीन मेन अजम्पशन पे हम लोग काम करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देख क्या लिखा है। फर्स्ट वी अज्यूम कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यस सर, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है या तो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। कोई गुड्स सीजनल होते हैं, कोई गुड्स स्पेसिफिक डिमांड के लिए आते हैं, कई फ्रूट्स हैं, कई वेजिटेबल्स हैं, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो उस वक्त तक रहती है। कोई गुड्स ड्यूरेबल होते हैं, कोई गुड्स लॉन्ग टर्म के लिए डिमांड होती है, लाइक साल भर उनकी डिमांड होती है, तो वैसे एक रिलेशनशिप होता है।
ओके तो क्यू का मतलब क्या हुआ, क्यू इज नॉट अ मेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड आउटपुट ओवर अ टाइम। यस, हम क्यू का मतलब ये नहीं बोल रहे कि आपने जिंदगी भर में या साल भर में कितना आउटपुट बनाया, हम बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, क्योंकि हर गुड्स का अपना एक टाइम पीरियड होता है। अभी देखिए, अब साइकिल का प्रोडक्शन हो रहा है, साल भर तो हमने नहीं देखा इतना प्रोडक्शन, चाइना में बन रही है मैक्सिमम साइकिल है जो आप लोग चला रहे हैं अभी। तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, जब अनलॉकडाउन होगा, जब लोग अपनी जिंदगी से जुड़ेंगे, तो हो सकता है उसकी डिमांड पे फर्क आए। ठीक है, सेकेंड, ये पहला हुआ आपका, टाइम पीरियड को आपने कांस्टेंट अज्यूम किया कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, भाई हमेशा नहीं, एक स्टेट ऑफ आर्ट है, मतलब हर किसी की अपनी एक टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा अज्यूम कर रहा है कि अगर आप लेबर इंटेंसिव यूज कर रहे हो, मतलब लेबर और मशीन, और लेबर ज्यादा है, तो ऐसा मान लो कि आप लेबर ही यूज कर रहे हो, लेबर का ही मेजोरिटी ज्यादा है। देखो ना, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, हम जो लॉ पढ़ेंगे तो लॉ अज्यूम करेगा कि वही टेक्नोलॉजी आप हमेशा यूज करोगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जब चेंजेस आएंगे तो फिर लॉ इंप्लीमेंटेशन नहीं होते। मैंने आपको पढ़ा है, अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा तो लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का आपने इनोवेशन किया टेक्नोलॉजी में, लेबर में भी इनोवेशन हो सकते हैं, मशीन्स में तो होते ही होते हैं, तो वो रिलेशनशिप में फर्क आ जाएगा, इनपुट आउटपुट, फिर लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, पहला अजम्पशन क्या था कि दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि हम अगर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पीरियड नहीं लेंगे तो इस जनरल लॉ को हम एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं तो आपको पूरा लॉकडाउन से समझाने वाला हूँ इस एग्जाम्पल को। फिर हमने बोला कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 लेबर और 2 मशीन यूज कर रहे हैं, तो लॉ अज्यूम कर रहा है आप वही यूज कर रहे हो, वही 10 लेबर, वही 2 मशीन। ठीक है, उनमें किसी प्रकार का कोई इनोवेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ रोबोटिक्स इन मैन्युफैक्चरिंग और ए मोर एफिशिएंट सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस वुड चेंज द इनपुट आउटपुट रिलेशन। बिल्कुल, वो बोल रहा है अगर किसी प्रकार का अपग्रेडेशन होगा सॉफ्टवेयर में या रोबोटिक टेक्नोलॉजी अगर मैन्युफैक्चरिंग में आएंगी, तो ये लॉ तो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई तो लेबर की वैल्यू जीरो ना, बहुत सारी चीजें हैं। थर्ड अजम्पशन क्या बोल रहा है कि वॉट एवर द इनपुट कॉम्बिनेशन आपने इंक्लूड किया है पर्टिकुलर फंक्शन में, द आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द इज नॉट एज मैक्सिमम लेवल। मतलब जो भी तुम इनपुट लोगे, 10 लेबर 2 मशीन, 6 लेबर 4 मशीन, उससे जो आउटपुट निकलने वाला वो मैक्सिमम लेवल का होगा, है ना, ऑप्टिमम। तीन अजम्पशन ध्यान रखें, क्या बोला तीनों अजम्पशन मैंने, कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये क्या कंसिडर कर रहा है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्शन हो रहे हैं, ओवरऑल पूरे साल भर को नहीं ले रहा। फिर बोल रहा है जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, चाहे लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो, चाहे लेबर से भरपूर हो या मशीनों से भरपूर हो, वो वही यूज करेंगे आप, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, उसमें इनोवेशन नहीं आएंगे, है ना। और तीसरा क्या बोल रहा है वो आपको, कि जो भी आप कॉम्बिनेशन लोगे इनपुट के, उससे जो पैदा होने वाला आउटपुट है वो ऑप्टिमम है। इसको याद रख लो, अच्छे से समझ जाओ। और हम लोग किसी भी लॉ में अजम्पशंस क्यों लेते हैं, क्योंकि लॉ के इंप्लीमेंटेशन को वो हर्ट करेगा अगर हम अज्यूम नहीं करेंगे चीजों को। ठीक है, क्लियर है। The relationship between maximum amount of output that can be produced and the input required to that make output, it is defined for a given। तो क्या क्या लिखा है अपन देख लेते हैं कि गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी, मतलब जो आपके पास कॉम्बिनेशन है लेबर और मशीन के, वो ही है, उसमें चेंजेस नहीं है ना। मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ वेरियस इनपुट दैट आर रिक्वायर्ड टू गिव मैक्सिमम क्वांटिटी। ये तो सिंपल है ना, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट, ये सब अलग अलग स्टेटमेंट्स है। जो आउटपुट, जो इनपुट है वो क्या है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, ये तो आपको पता है। अ कंपनी विच प्रोड्यूस बेवरेजेस, द इनपुट कुड बी फिक्स्ड एसेट्स सच एज प्लांट मशीनरी, रॉ मटेरियल सच एज कार्बोनेटेड वाटर, स्वीटनर्स, है ना, आइसक्रीम बना रहे हैं आप, शेक्स बना रहे हैं, तो यही आपके इनपुट होंगे। पहले तो आपकी प्लांट लगेगा, मशीनरी लगेगी, लैंड लगेगा, ये हो गया फिक्स, रॉ मटेरियल, फिर ये वाटर, स्वीटनर्स, फ्लेवरिंग, ये क्या हो गया वेरिएबल, फिर लाइन वर्कर्स लगेंगे, सपोर्ट स्टाफ लगेगा, सुपरवाइजर, पर्सनल, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, ये हो गए आपके फैक्टर्स। हुए कि नहीं हुए, फिक्स हो गए, वेरिएबल भी हो गए। तो इनपुट को हम लोग एल्जेब्रिकल इक्वेशन के साथ में देखते हैं। क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एफ मतलब फंक्शन, ठीक है, एफ मतलब तो आउटपुट किसका फंक्शन है, लेबर एंड कैपिटल का। अपन दो ही फैक्टर्स को कंसिडर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही एक्सेस है, हमारे पास में दो ही एक्सेस है, तो हम दो ही फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। और वो दोनों फैक्टर्स पे क्या होगी, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे।
क्योंकि अगर हम हर फैक्टर को कंसिडर करने लगे, रॉ मटेरियल से लेके ये वो, फिर हमारा लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस भी दो ही है हमारे पास, कहाँ दिखाएंगे उसको। तो कैपिटल को यहाँ इन्होंने किया है के से। कैपिटल मतलब यहाँ पर फिक्स लैंड, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, फिक्स एसेट्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भूलना नहीं है आपको। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर देंगे, और यह आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड एक प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, चाहे एक दिन का प्रोडक्शन हो, वन डे का मार्केट हो, वन वीक का मार्केट हो, चाहे कलर का मार्केट हो, चाहे राखी का मार्केट हो, है ना, चाहे वीकली मार्केट होते हैं ना, वीकली मार्केट, फिश मार्केट, वीकली मार्केट लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, जो ईयरली मार्केट होती है, जैसे जो चीज़ें साल भर बिकती है, जैसे फर्नीचर का मार्केट हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मार्केट हो, आपकी ग्रोसरीज का मार्केट हो, गोल्ड का मार्केट हो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर कोई मार्केट एक हफ्ते का है, जैसे पटाखे की दुकान लग रही है अपने दिवाली में, आपने देखा होगा लोग अलग अलग अपने घरों के सामने लगाते हैं, कोई दुकानदार कोई ग्राउंड में जाके लगा रहा है ना। सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको समझने की कोशिश। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क क्या होगा? आपको माल बेचना है, आपने पटाखे खरीदे होलसेलर से, आपका मेन मोटिव क्या होगा? टेल मी। कि सर जो मैंने 50,000 के पटाखे खरीदे हैं, उसको मैं खरीद के बेच के 55,000 में 5,000 का प्रॉफिट कमा। तो आपका इंस्टेंट मोटिव क्या है यहाँ पर, जल्दी बोलो। कि जो मुझे वेरिएबल कॉस्ट लगी, जो कॉस्ट लगी ना आपकी, वो रिकवर हो जाए, उतना तो मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कोई दुकान में बेचूंगा उसको, तो दुकान का खर्चा तो इतनी जल्दी रिकवर होगा नहीं, ये तो आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट रन में, एक हफ्ते में, एक दिन में, कुछ महीनों में आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स का खर्चा रिकवर नहीं होता है। दूसरी बात लिख लेना, इन शॉर्ट रन द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स या फिक्स कॉस्ट नेवर रिकवर्ड। दूसरा, जो शॉर्ट रन में हमारा फोकस हमेशा, कोई भी बिजनेसमैन का फोकस होता है कि इंस्टेंट कौन सी कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रिकवर नहीं होगी तो आपका धंधा बंद हो जाएगा। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। लेबर का खर्चा ही नहीं आ रहा तो लेबर को कहां से रखोगे? रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं रिकवर हो रहा तो रॉ मटेरियल कहां से खरीदोगे, है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें, है ना। तब सुनो सुनो, पूरी बात सुनो। तो अब तुम्हारे को सडनली, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, तुम्हारी दुकान में एकदम से बहुत सारे लोग पटाखे खरीदने के आ गए, बहुत सारे लोग राखी खरीदने के लिए आ गए, बहुत सारे लोग पोहा खाने के लिए आ गए, क्या करोगे आप? एकदम से तो दो मशीन नहीं कर सकते, एकदम से तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, एकदम से दो चूल्हे नहीं कर सकते, एकदम से दो दुकानें नहीं कर सकते, तो क्या करोगे मुझे बताओ सर। वेरिएबल फैक्टर्स ही इंप्रूव कर सकते हैं, लाइक रॉ मटेरियल ज़्यादा ला के रख लेंगे, या लेबर ज़्यादा रख लेंगे कि कम जगह पर या कम टाइम पर ज़्यादा लोगों को खिला पिला सके। यही कर सकते हैं सर, वेरिएबल फैक्टर्स को ही हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इतने जल्दी अगर कोई डिमांड आएगी तो उसमें फिक्स फैक्टर तो इम्पॉसिबल है। तो क्या लिखा है उसमें? अ पीरियड विल बी शॉर्ट रन इफ द अमाउंट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इनपुट, एक इनपुट जो है ना, रिमेनिंग कांस्टेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड। फिक्स पीरियड में अपन क्या मानते हैं, शॉर्ट रन में क्या मानते हैं, कि अपना जो लैंड बिल्डिंग मशीन है वो तो कांस्टेंट है कि नहीं है? मैं जो बोलूंगा उसको वैसे लिखने का अपनी कॉपी में। शॉर्ट रन में क्या लिखने वाले आप? इन शॉर्ट रन वन फिक्स फैक्टर को हम एटलीस्ट कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि उसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते ना इंस्टेंट डिमांड पे। और एक वेरिएबल फैक्टर हमारा इंप्रूव होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। वो वेरिएबल फैक्टर बेसिकली हम लोग लेबर को कंसिडर कर लेंगे, कि ज़्यादा टाइम पर आप, सॉरी, कम टाइम पर आप ज़्यादा माल बेच पाए लेबर को इंक्लूड करके। हाँ, एक को हमने कांस्टेंट मान लिया है, लिखा है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना नया चूल्हा लाने का, नई मशीन लाने का, दुकान एकदम से एक्सपांड नहीं कर सकते आप। शॉर्ट रन में कर सकते हो क्या, मुझे आप एक बार बताओ। शॉर्ट रन में पॉसिबल है क्या लिखा उसमें? अब आप दुर्गा पोहा चले गए पोहा खाने के लिए 70 लोग लेके, तो वो जितने लोगों की कैपेसिटी उतना ही बना पाएगा। ज्यादा लेबर आपके सामने रख सकता है कि ज्यादा जल्दी आपको पोहा मिले, बट बना तो नहीं सकता, चूल्हा तो एक ही है। फिक्स फैक्टर को वो कॉन्स्टेंट ही लेके चलेगा, क्योंकि उसको वो इंप्रूव नहीं कर सकता। इंप्रूव क्या कर सकता है? ज्यादा पोहा ला के रख सकता है ना, ज्यादा लेबर आपके सामने रख सकता है। तो क्या लिखा इसमें? अ फर्म कैन नॉट इंस्टॉल अ न्यू कैपिटल इक्विपमेंट, मशीन एंड लैंड एंड बिल्डिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन।
पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कैपिटल को अपन ने क्या मान लिया, फिक्स फैक्टर शॉर्ट रन में। सिर्फ क्या चेंज कर सकता है वो, अपने अदर फैक्टर्स को, ज्यादा लेबर, ज्यादा रॉ मटेरियल, जो मेरा बनाया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पॉसिबल भी नहीं है ना, आप खुद ही सोचो ना। अब लॉन्ग रन में आ जाओ, सिंपल है यार, लॉन्ग रन में तो बहुत आसान है। लॉन्ग रन में ये ध्यान देना है इसमें, यही रिकवर हो जाए तो बहुत ही शॉर्ट रन में। दुकानें इसलिए बंद होती हैं क्योंकि आपको पता है शॉर्ट रन में आपका लॉन्ग कॉस्ट तो रिकवर होगा नहीं, तो यही रिकवर हो जाए तो बहुत है ना। ये तो शॉर्ट रन में रिकवर होना नहीं है इतनी जल्दी, डेज में, वीक्स में, मंथ्स में। लॉन्ग रन में हमारा फोकस क्या रहता है, एक तो ध्यान दो, ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल। हम हर फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल, चाहे फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो। क्योंकि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हमारी इच्छा होगी, है ना। ऑल दी फैक्टर्स आर वेरिएबल, वेदर वेदर फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। समय इतना रहता है ना हमारे पास में। उनको ऐसा लग रहा है, टाटा को ऐसा लग रहा है कि यार वी हैव टू इंप्रूव अवर ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो दे कैन इन द लॉन्ग रन दे कैन इंप्रूव बोथ देयर फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। स्किलफुल लेबर दे सकते हैं, अच्छा रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, मशीन प्लांट चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते, सॉरी। तो क्या लिखा है लॉन्ग रन में, समय आपके पास होते हैं ना बाबा। ऐसे प्रोडक्शन की बात करें जिसकी साल भर डिमांड, ऑल प्रोडक्शन आर वेरिएबल, फैक्टर्स आर वेरिएबल। फर्म के पास में इतना समय है कि वो नई मशीन, नई इक्विपमेंट्स को इंप्रूव कर सके। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को आप प्रोड्यूस करेंगे, और आप ऐसा ज्यूम कर लेंगे कि फर्म के पास इतना समय है कि वो अपने इनपुट की क्वांटिटीज को इंक्रीज कर पाएगा, चाहे वो फिक्स इनपुट हो या वेरिएबल इनपुट हो। और ऐसा होता भी है। गम्मत जम्मत ने पुराना रेस्टोरेंट जो था वो चलने दिया तो वहां भीड़ हो जाती थी, आपने देखा। तो उसके पास, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो ज्यादा सब्जियां तो ला लेगा, ज्यादा लेबर ऐड कर सकता है चूल्हे के सामने, ज्यादा एकदम से डिमांड आ जाती थी सैटरडे संडे को, तो कहाँ से ज्यादा फर्नीचर ला के रख लेगा, लोग बाहर खड़े रहते थे, कहाँ से ज्यादा चूल्हे ला लेगा। फिर उसने अपनी नई होटल बनाया जो बड़ी वाली है ना। तो उसने क्या इंप्रूव किया, फिक्स फैक्टर्स को भी इंप्रूव किया, वेरिएबल को भी किया है। देखा, लेबर भी ज्यादा हो गए, वेटर भी ज्यादा हो गए, और बिल्डिंग भी बड़ी हो गई, और फर्नीचर भी ज्यादा हो गया। बट वो लॉन्ग रन में हुआ, 5 6 7 8 साल में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपसे अगर क्वेश्चन आया, कौन से रन में हम अपना दोनों कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट, आपका आंसर होगा लॉन्ग रन में। लिख लेना, कौन से रन में हम अपना सिर्फ फोकस काय पे रहता है, वेरिएबल कॉस्ट पे। तो आपका आंसर क्या होगा, शॉर्ट रन में। वो पॉसिबल भी नहीं है। अभी दुकानदार को अगर अपनी दुकान चलानी है, तो वो बोलेगा भाई रोज के खर्चे तो कम से कम निकल जाए यार, जिससे मेरे को माल खरीदना है, जिसको बेचना है ना, ट्रांसपोर्टेशन का, लेबर का। सिंपल है यार। अब वो दुकान का जो रेंट है वो देखेंगे कब निकलता है कब नहीं निकलता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुकान में जो पैसे लगे 15 लाख रुपए, वो बाद में निकलेंगे, रोज के तो निकल जाए, धंधा ना तो बंद हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि बिजनेसमैन अपना बिजनेस कब शट डाउन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जब उसका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं होता, क्योंकि वो उसका पहला मोटिव होता है। दे shut down their business if they are not able to recover their variable cost। लॉकडाउन में देख लो आप, जितने लोगों ने अपने बिजनेस बंद किए होंगे, अब लैंड बिल्डिंग मशीन का तो खर्चा वैसे ही नहीं रिकवर। जिम का एग्जांपल ले लो, चलो, जिम की हालत तो बद से बदतर थी अभी। आप समझो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिम ओनर्स ने क्या किया, सामान को तो नहीं बेचा ना, अपनी अपनी जिम को तो नहीं बेचा, वेरिएबल फैक्टर से उन्हीं को काम से निकाला। और अभी उनको जब लगाएंगे काम पे, तो वही कहोगे ट्रेनर का पैसा तो निकल जाए, बिजली का पैसा तो निकल जाए, क्योंकि मशीन का तो अभी निकलना नहीं है। समझना है? तो कॉब एंड डॉगलस फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले इसमें, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है दोनों। इनकी ऑब्जर्वेशन थी कुछ अमेरिकन इंडस्ट्री को लेके, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को लेके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग पे बाद में उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका ने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत इंप्रूवमेंट लाए थे, क्योंकि उसको दुनिया को सर्व करना था। उसको लगता था बस हम सब कुछ बना के बेच दे दुनिया को। लड़वा तो दिया है हमने लोगों को, है ना। लड़वाई नहीं थे बेचारों ने उस वक्त, बेचारे उस वक्त के लिए बेचारे बोल रहा हूँ। तो
डॉगलस एंड कॉब की जो इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी किया अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके से काम करता है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। ये तो सिंपल है, ये तो तय है, कोई बोलने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल फर्म को ऑब्जर्व नहीं किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे काम नहीं किया, पूरा मैक्रो, पूरे होल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और उन्होंने स्पेशली ऑब्जर्व किया लेबर एंड कैपिटल को। कैपिटल में सब आ गया, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, लैंड, बिल्डिंग। तो उनका एक फॉर्मूला आया, Q इक्वल्स टू के एल, दैट इज के इंटू एल, कैपिटल इंटू लेबर, एंड सी क्या है देख लो यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, और के क्या है यहाँ पर, के एन आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, एंड एल क्या है, लेबर है, और के तो आपको पता ही है, के को यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब ये वो चीज़ें जो हमेशा अभी ऊपर पढ़ा है मैंने आपको, जो पॉजिटिव रहेंगी, है ना, ड्यूरिंग द होल लॉ हम पढ़ने वाले पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ये चेंज होने वाली नहीं है। फॉर्मूला पूछ सकता है आपको इनका, क्वांटिटी, पॉजिटिव कांस्टेंट, कैपिटल, है ना, और ए क्या है, ये भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। कंक्लूजन क्या निकला, यानी while they observe the things they assume many things constant, so they assume k and a are positive constant, मतलब ऐसी चीज है जो कंट्रीब्यूट तो पॉजिटिवली कर रही है बट हम उसको अज्यूम कर रहे हैं शॉर्ट रन में कांस्टेंट। अब वो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, देखो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसमें लेबर का कंट्रीब्यूशन 3/4 है, 3/4, यानी ज्यादा है, और मशीन का या कैपिटल का है 1/4, मतलब इनके हिसाब से लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एज कम्पेयर टू डेफिनेटली मशीन ज्यादा है, मगर दोनों है इन्वॉल्व, ऐसा नहीं कि कोई एक है ना, यानी ये दोनों इन्वॉल्व हैं, 3/4 है ना, एंड 1/4, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको ध्यान रखना, ओके। ऊपर के एक्चुअली इन्होंने लिया था प्रोडक्शन फंक्शन में, तो के को उन्होंने क्या कर दिया, एक पॉजिटिव कांस्टेंट मान लिया, मतलब वन ऑफ द फिक्स फैक्टर का कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। वो बार जैसे मशीन को आप इंप्रूव कर सकते हो 5-5 साल में, जमीन को तो नहीं करोगे ना उस वक्त, उसी जमीन को समझ लो, वो के जो है वहां पर एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझ लेते हैं, है ना, या लेबर का एग्जांपल ले लेते हैं आप, कई कुछ कुछ लेबर्स तो ऐसे होते हैं ना जो आपके पॉजिटिव रहते हैं, जिसको आप रोज रोज चेंज नहीं करते, कुछ ऐसे काम वाले रहते हैं आपके, और 1 - में ए को आप वो मशीन ले लो, यानी जमीन ले लो आप, जो चेंज नहीं होगी बिल्कुल। तो दोनों फैक्टर्स में कुछ तो एक एक फैक्टर रहेगा जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इतना समझा आपको, इतना अगर आपको समझ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई अपने। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लेबर प्लस कैपिटल इंटेंसिव, ये होती मेथड, है ना, लेबर प्लस कैपिटल इंटेंसिव, मतलब लेबर भी है और कैपिटल भी है, दोनों का मिक्सचर है इंडिया में। मगर अमेरिका में आज की तारीख में तो मशीन से ज्यादा हो रहा है कई कंट्रीज में। हमारे यहाँ पर हम लेबर इंटेंसिव बोल सकते हैं अपने आपको, फार्मिंग सेक्टर से हम बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। सर मैं तो क्या बोले, अब शॉर्ट रन में जल्दी से बोलेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, फिक्स फैक्टर को, और कौन से फैक्टर से जो चेंज होते हैं दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल में भी कौन से फैक्टर, सर रॉ मटेरियल और लेबर किस हद तक चेंज होंगे, सर जहां तक उनके पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे, जहां से, सर थोड़ी ना है कि दिवाली का अगर 10 दिन का मार्केट है और 5 लेबर मेरी दुकान में काम कर रहे हैं, तो मैं हर दिन एक लेबर को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मजे के लिए थोड़ा ना इंक्लूड करूंगा, मैं देखूंगा उस बढ़ते हुए लेबर से मुझे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपको दिखना होगा। तो जो शॉर्ट रन में हम लॉ पढ़ेंगे, उस लॉ को बोलेंगे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑफ लेबर, और डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं इसको। इसको एक रिटर्न टू, इसको एक और नाम लिख लो, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। एक वेरिएबल फैक्टर ऐड करने पर कितने रिटर्न मिल रहे हैं, बहुत ही आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान है। ये मैं आपको समझाने के लिए ना एक काम करता हूँ, पहले एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप लोगों को समझेगा, ध्यान देना, बहुत इजी है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक शॉप है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चलो मान लेते हैं वो पटाखे बना रहे हैं दिवाली के, समझा रहा हूँ आपको और कुछ नहीं, ठीक है, क्रैकर्स, 5 लेबर वहां ऑलरेडी काम करते हैं, अलग अलग तरह के काम में इन्वॉल्व है, बट 5 है। उनका टोटल कंट्रीब्यूशन जो है उस मैन्युफैक्चरिंग में, उस प्रोडक्शन में, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 100 यूनिट वो पटाखे बनाते हैं, ध्यान देंगे
अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 5 लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना है 100 यूनिट, यानी ये टोटल लेबर हो गया और ये इनका हो गया टोटल प्रोडक्शन। हर लेबर के ना पूरे लेबर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया हुआ प्रोडक्शन है ना, टोटल लेबर का कंट्रीब्यूशन। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे अब आगे। तो हर लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो 100 बाय कितना आएगा रे, हाँ 5 आएगा, 20 आएगा, यानी पर लेबर कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है 20 यूनिट्स। ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्शन बाय लेबर, पर लेबर बोलते हैं ना इसको, हर लेबर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया हुआ पर यूनिट पर लेबर। इसे तो निकालते ना कि भाई हर लेबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। जैसे मेरे को फीस मिली तो भाई हर बच्चे से इक्वल फीस नहीं मिलती, तो पर एवरेज निकालते हैं कि एक बच्चे ने एवरेज फीस तो इतनी दी है। अब सुनते जाओ, अब दिवाली आ गई, दिवाली के कुछ दिन पहले आ गई यार, बहुत डिमांड है मार्केट में, 4-5 साल बाद दिवाली ऐसी आई है, लोग टूट पड़े हैं और दिवाली का बहुत माहौल है, और पेंडेमिक के बाद में आ गई है और लॉकडाउन के बाद में आ गई। सुनना, आपने क्या किया, एक एडिशनल 6th लेबर को ऐड किया अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो आपको लगा कि जरूरी है। 10 दिन के मार्केट है, कैसे इस अपॉर्चुनिटी को जाने दो। आपका टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। आपका टोटल प्रोडक्शन हो गया 150। पागल हो गए, दीवाने हो गए, तो ये तो क्या हो गया। तो 6वें लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ये कैसे निकालोगे आप, सिंपल है सर, अभी का जो प्रोडक्शन है और जो पिछला था उसको माइनस कर दो 50 यूनिट्स। ये 6th लेबर का कंट्रीब्यूशन 6, और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया आप सबका मिला के 150। जो आप अपने हर लेबर के कंट्रीब्यूशन को नहीं किया, और एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 150 डिवाइडेड बाय 6, आपको इसको निकाल लेना है। दिवाली आ रही है, आप पागल दीवाने हो गए यार, यस 150 यूनिट्स, ऐड वन मोर लेबर, फाड़ डालेंगे, छाप डालेंगे पैसे, 7th लेबर ऐड कर लिया आपने। आपका प्रोडक्शन हुआ 150। अरे यार नहीं ऐड करना था, ओवर एक्साइटेड हो गए। 7th लेबर का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, चलिए बोलो, 0। और टोटल लेबर का कंट्रीब्यूशन क्या है, वो तो 150 रहेगा सातों का। और एवरेज कैसे निकालोगे, वही है 150/7, जो कम आएगा। अब पर लेबर कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, लो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और मार्जिनल कंट्रीब्यूशन जो था, ये जो एडिशनल लेबर है ना 6th 7th, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल कंट्रीब्यूशन या मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी एडिशनल लेबर का कंट्रीब्यूशन। ये तो 0 हो गया, पहले बहुत ज्यादा था 50 और एकदम 0 हो गया। बट एवरेज थोड़ा कम होगा, टोटल प्रोडक्शन तो आपको दिखाई 150 है, क्योंकि वो पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट होता है मार्जिनल प्रोडक्शन पे। आप समझने की कोशिश करो, तो पहले रिटर्न कितने मिले, इंक्रीजिंग 50, और फिर क्या होगा, डिमिनिशिंग या 0। अब आप 8वां लेवल ऐड करोगे तो गधे हो आप, निगेटिव हो जाएगा। तो नहीं करना चाहिए आपको, अगर आप शॉर्ट रन में अपना नुकसान नहीं करना चाहते। ये जो मैंने आपको पढ़ाया, इसको क्या बोलते मालूम है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, पूरे लेबर का प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा, पर लेबर का। ये दोनों कभी 0 नहीं होते, जो आपको दिख भी रहा है ऊपर। और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, एडिशनल लेबर का। जो पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, और आगे अगर लेता तो नेगेटिव भी होता है, सिंपल। जो पॉजिटिव भी होता है, जो पॉजिटिव भी होता है एडिशनल लेबर का कंट्रीब्यूशन, है ना, जो पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, और नेगेटिव। अगर मैं आगे और एडिशनल लेबर ऐड करता तो डेफिनेटली जरूरत थी नहीं, है ना। यानी आप जबरदस्ती क्या कर रहे हो, मशीनों में उतनी लेबर की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती का कंट्रीब्यूशन उससे दिलवा रहे हो, निकाल दो ना उसको काम से। जब नोटबंदी हुई थी, लोगों ने अपनी मशीन को निकाला था कि लेबर को निकाला था, लेबर को ना, क्योंकि एडिशनल लेबर का कंट्रीब्यूशन ही 0 हो गया था प्रोडक्शन में, कि भैया धंधा ही नहीं तो तेरे को रख के करेंगे क्या। तो उसी का कंट्रीब्यूशन बढ़ता भी है शॉर्ट रन में, कम भी होता है, 0 भी होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा।
पूरे लेबर, हर दूसरा लेबर। पूरे मतलब टोटल प्रोडक्शन बाय द टोटल लेबर्स, हर लेबर मतलब एवरेज प्रोडक्शन बाय द एवरेज लेबर, एंड हर दूसरा लेबर मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन बाय द एडिशनल। बस अपन पढ़ने वाले इस लॉ में मार्जिनल। तो रिटर्न इंक्रीजिंग भी आएगा अगर अच्छी खासी डिमांड है, तो डिक्रीजिंग भी आएगा, कम भी हो सकता है, और जीरो नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, क्लियर है, खत्म बात। ये आपका हो गया होमवर्क। टोटल प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता ही दिया लगे हाथ एक्चुअली। टोटल प्रोडक्शन का तो बता ही दिया मैंने आपको। क्या है टोटल प्रोडक्शन? क्वांटिटी आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो और आपका टोटल, यही है ना। एवरेज का क्या है? टोटल प्रोडक्शन अपॉन क्वांटिटी। और मार्जिनल का फॉर्मूला क्या है आपका? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर। ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूले से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपका हो गया होमवर्क। ये टोटल प्रोडक्शन आपको बताना है मुझे, ठीक है, और एवरेज और मार्जिनल। ये अगर आपको समझ गया तो फिर मैं आपको एक टेबल पढ़ाऊंगा जो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया है, टोटल प्रोडक्शन पूरी तरीके से किस पे बेस्ड होता है? उसके फॉर्मूले में ही है। टोटल प्रोडक्शन का फॉर्मूला है कि भैया MP1 यानी पहला लेबर, MP2 मतलब दूसरा लेबर, MP3 और MPN। एवरेज के फॉर्मूले में क्या है? टोटल प्रोडक्शन अपॉन क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, मतलब जितना आप बना रहे। और मार्जिनल का क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर, यानी क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर जो भी। ये इससे निकलता है, ये इससे निकलता है, और ये इससे निकलता है। ये आपको ध्यान रखना। तो जैसे जैसे ये कम होगा, ये भी कम होगा, अगर ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। ये तो आपको दिख भी रहा है। एडिशनल लेबर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो टोटल लेबर का भी ज्यादा ही दिखेगा ना। ये आपका होमवर्क है, ये आप तीनों चीजें पढ़ के मुझे बताएंगे। अगर आप ये मुझे बता पाते हैं तो मजा आ जाएगा। इतना तो मुझे यहाँ तक पढ़ के बताओ अगर आपको समझ गए। ये फॉर्मूला याद रखना, न्यू वाले लेबर के कंट्रीब्यूशन से पुराने लेबर के कंट्रीब्यूशन को माइनस किए, है ना। न्यू लेबर का कितना था? 150। पुराने लेबर का कितना, पुराने लेबर्स का कितना था? 100। याद है ऊपर पढ़ा है अभी। तो कंट्रीब्यूशन कितना था? 50, है ना। आया था कि नहीं आया था? फिर न्यू लेबर एक और ऐड किए थे तो 150 था, 150 था, तो कितना आ जाएगा? 0। nth मतलब लास्ट। इतना मुझे बताओ, इतना अगर आपने मुझे बता दिया तो वो इसमें आ ही गया ना कि जो एवरेज प्रोडक्ट है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो दोनों कैसे निकल रहे हैं? टोटल प्रोडक्शन से। जो ऊपर ऊपर देखें, इसका फॉर्मूला तो आपको आ ही गया एवरेज का, टोटल प्रोडक्शन बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। मार्जिनल कैसे आया? टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आया एडिशनल लेबर को ऐड करने पर, दिखा है ना, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन एडिशनल लेबर। या मार्जिनल प्रोडक्शन भी कह सकते हो, चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्शन। कैसे आएगा चेंज? एग्जांपल समझो, आपको कितना चेंज आया? सर पहले 100 था, फिर 150 हुआ प्रोडक्शन, तो कितने से चेंज आया? 50 से। पहले लेबर कितने थे? 6, अब कितने हो गए? 7। तो 1 से लेबर बढ़ा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 50। 50 से बढ़ा प्रोडक्शन। यही होगा ना? बराबर है कि नहीं बराबर है? चेंज कितने से आया? पहले 6 लेबर थे, अब 7 हो गए, तो कितने से बढ़ा? 1 से। यहाँ लेबर आ जाएगा नीचे, यहाँ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, इतना तो मुझे बताओ। अगर ये समझ गया तो फिर मैं आपको टेबल्स और ग्राफ्स यूं चिल्लर तरीके से निपटा दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और इस पे से आपको 100% क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलो टेक केयर, बाय। और ये प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि अपन कोई चीज रट रहे। ऐसा होता है, नोटबंदी वाला एग्जांपल दिया मैंने। एवरेज प्रोडक्शन पे पर उतना फोकस नहीं करते, एडिशनल लेबर का कंट्रीब्यूशन ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छा है तो हम और ऐड करेंगे, नहीं है तो निकाल देंगे। ठीक है।